उस इनकाउंटर को कोट किया जा रहा है और कोट करने के साथ साथ सरेंडर करने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक ऑपरेशन कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुमत से पीछे रह गई थी और विपक्ष की कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। परिस्थितियां नजर आ रही है, उसमें भाजपा का ऑपरेशन क्या है, उनके लिए भी अस्तित्व का संकट आ गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं, तो निश्चित रूप से चर्चा तो राजनीति की ही होगी और भीतर की बात में आज हम वो अंतिम पॉइंट लेकर के आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशन को शुरू कर चुकी है। उस ऑपरेशन को लेकर के जो गैर भाजपाई दल हैं उनमें हड़कंप तो मचा हुआ है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में हड़कंप क्यों मचा है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और अस्तित्व का संकट जो है वो गैर भाजपाई दलों के ऊपर आ गया है। इसमें वही दल नहीं है। गैर भाजपाई दल का मतलब सिर्फ ये मत समझ लीजिएगा कि जो एनडीए गठबंधन से बाहर है, एनडीए गठबंधन के भीतर हैं, उनके लिए भी अस्तित्व का संकट आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि दोहरे नेतृत्व का भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके नेतृत्व में परिवर्तन हो रहा है और जिसके मुखिया कहीं ना कहीं अब बदलने वाले हैं। कई लोगों ने या तो अपने दूसरी पीढ़ी को के हाथ में सौंप दिया है पार्टी, या कई लोग अपने पार्टी का कमान किसी और को दे दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या किसी की भी बात करें। अब सीधे सीधे जो परिस्थितियां नजर आ रही है उसमें भाजपा का ऑपरेशन क्या है, इस ऑपरेशन की चर्चा करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके सारी बातें एक एक करके परत दर परत खुलती चली जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष निश्चित रूप से कमजोर हुआ है और विपक्ष की कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वो जो एजेंडे हैं जिसको ठंडे बस्ते में रखे हुए है उसको लागू करना चाहती है। कई दिनों से मैं लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं, जिस दिन से टीएमसी में बड़ी टूट हुई है और उसके 1/3 लोग पार्टी छोड़ करके चले गए, उसके बाद से ये अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बहुमत से पीछे रह गई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुमत से पीछे रह गई थी, लेकिन उसने एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाया, वहीं दूसरी तरफ 2029 की तैयारी जबरदस्त कर रही है। 2029 के चुनाव में ये संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं, जो मानसून सत्र में आपको देखने को भी मिलेगा। जब लोकसभा और राज्यसभा के सत्र शुरू होंगे, मानसून सत्र, उसमें कई ऐसे बिल की चर्चा हो रही है जो अचानक से आएगा और स्पेशल रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको पास कराने का प्रयास करेगी। और यह है परिसीमन वाला बिल। आपको पता है कि परिसीमन को लेकर के सीट बढ़ेंगे, जिसको लेकर के पहले से हम चर्चा कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले हमने आपको एक खबर बताया था जिसमें हमने बताया था कि 800 से अधिक सीटें जो हैं वो बढ़ करके हो जाएंगी और ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए आपको 450 से ज्यादा सीटें लेकर के आना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। आपको बता दूं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल बात कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे अपने मजबूत नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया है, विधानसभा नहीं लड़ाया है। क्यों नहीं लड़ाया है, उसके पीछे का कारण है। ये इंटरनल बातें हैं जो कहीं ना कहीं उन नेताओं को ये बता दिया गया है, एक नई जो व्यवस्था की गई है और इंटरनली ये तैयारी शुरू हो गई है कि जो मजबूत विधायक थे उन लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव में जो सीटें बढ़ेंगी, जो बिहार की लगभग 100 के आसपास सीटें हो जाएंगी, उसको लेकर के 100 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। और संभावना यह है कि अगर जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से धीरे धीरे करके पीछे जा रहा है नीतीश कुमार के कमान हाथ से निकलने के बाद, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जहां हैं वहीं रह जाएं और भारतीय जनता पार्टी अपनी 80% के आसपास सीटों पर चुनाव लड़े। यानी कि 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके लिए उसे वो चेहरे चाहिए और उनको मौका भी दे दिया गया है, उनको बोल भी दिया गया है इंटरनली कि आप जाइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए 2029 की। अब इन सभी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, जो ऑपरेशन है, वो शुरू हो चुका है और ये ऑपरेशन अब अलग अलग राज्यों तक पहुंच रहा है।
बिहार के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार में जो परिस्थितियां हैं हमने देखा भी कि राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से जो राजद MY समीकरण का दावा करती है, कहा यह जाता है कि राजद के लोग नहीं टूटेंगे, 2 बार टूटे। एक बार तो 4 से अधिक विधायक जब नीतीश कुमार 2024 में वापसी किए एनडीए गठबंधन में, महागठबंधन को छोड़ करके, तो उस समय भी 4 विधायक उसके जाकर के उनके समर्थन में खड़ा हो गए थे बहुमत साबित करने के समय। और जब राज्यसभा का चुनाव था तो आपने देखा होगा अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उनके विधायक वोटिंग में ही नहीं गए थे, बहाना बना दिया था, या जो भी परिस्थितियां रही हों नहीं गए थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन तो चल रहा है, और इस ऑपरेशन की अगली कड़ी में कई राज्य और कई दल रडार पर हैं। दावा तो ये भी है कि आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत मजबूत चल रही है, और ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह समझ रही है और क्षेत्रीय दल भी समझ रहे हैं। ऐसे में नेक्स्ट नंबर हो सकता है कि महाराष्ट्र से सीधे जो है वो स्टीयरिंग घुमा दें मोदी और शाह, या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में यदि बात करें आप भाजपा के किसी भी नेता से, चाहे वो किसी राज्य से आते हों, तो वो सीधे कहेंगे कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है, विपक्ष दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से आता है, और वो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल तैयारियां। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थिति बनी है उसमें एक सिरा तो आपने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक ऑपरेशन कर रहा है। उस ऑपरेशन में पीएम और सीएम दोनों को टारगेट मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर से अपने नाम का डंका बजवा रहे हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी के हाथ में कमान जब से आया है तो सम्राट चौधरी भी मजबूती के साथ अपने मिशन पे आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सम्राट चौधरी भी खेल करने के मास्टर माने जाते हैं। 2024 में जब नीतीश कुमार वापसी किए थे और बहुमत साबित करना था तो सम्राट चौधरी का ही खेल था। इसके साथ साथ ये भी बातें कही जा रही है कि सम्राट चौधरी के साथ एक और बड़ी बात हो रही है, जिसकी चर्चा इसलिए जरूरी हो गई है कि कई भविष्यवक्ताओं ने, ज्योतिषाचार्य ने गणना के आधार पर यह बताया है कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे करेंगे, और न ही सम्राट चौधरी अब से लेकर के जब तक चुनाव होंगे तब तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी 2030 तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं रहेंगे। अब इसके पीछे का तर्क अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्योतिषीय गणना के आधार पर जब मैं कई ज्योतिषी से मैं जब बात कर रहा था, और इस अंकित अग्निहोत्री हैं जिन्होंने अपने आकलन के हिसाब से बताया है कि न तो प्रधानमंत्री और न ही बिहार के मुख्यमंत्री दोनों अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तो मैंने और कई लोगों से पूछा। उस गणना के आधार पर लोगों का कहना यह है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसके अलावे कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं, गणना करने वाले लोग हैं ज्योतिषीय आधार पर, उनका भी ये मानना है कि परिस्थितियां देश की राजनीति में बदल सकती हैं और एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो अगर ये ट्विस्ट आने वाला है तो इसकी शुरुआत क्या हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी एक भोजपुर वाली जो घटना हुई है आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे वही चल रहा है, खबरों में वही चल रहा है, और इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस इनकाउंटर को कोर्ट किया जा रहा है, और कोर्ट करने के साथ साथ सरेंडर करने के बाद जिस तरह से तिवारी को मारा गया, मैं तिवारी इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ऐसी बातें होती हैं कि आप किसी समाज से आते हैं तो आपका उस पर ठप्पा लग जाता है, लेकिन जैसे ही इनकाउंटर हुआ उसके बाद से कई बयान आए हैं, खास करके सिर्फ ब्राह्मणों के समाज से नहीं, ब्राह्मणों की तरफ से नहीं, और भी कई लोगों के बयान आए हैं। कुछ लोगों के बयान तो बहुत ही तल्ख आए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नंबर 2 हैं, उनसे अगर बात की जाए तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि इस तरह के लोगों की गतिविधियां आतंकवादियों से कम नहीं है। पुलिस को सीधे सीधे आप चैलेंज कर रहे हैं, और ये बात सम्राट चौधरी ने भी कही है कि जो हमारे पुलिस को रिवॉल्वर लेकर के हड़का रहा हो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है, और यही बात उनके संगठन के लोग भी कह रहे हैं। यानी सीधे तौर पे इसको 2 चश्मों से देखा जा रहा है। उसी भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा हैं जो इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और पुलिस के द्वारा की गई
कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताते हैं। इसके अलावा ऋतुराज सिन्हा वो भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं, मिथिलेश तिवारी की बात कर लें, राकेश ओझा की बात कर लें, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस पूरी घटना की चर्चा कर रहे हैं। वहीं श्री भगवान कुशवाहा इस घटना में सरकार की कार्रवाई का पीठ थपथपा रहे हैं, पुलिस के कार्रवाई पर पीठ थपथपा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो सुदामा प्रसाद इसके विरुद्ध में है, कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। अगर मानसिक विक्षिप्त था तो ऐसे भी आपको नहीं मारना था। अगर उसने रिवॉल्वर फेंक दिया था, सरेंडर कर दिया था, तो फिर मारने का क्या मतलब था। सम्राट चौधरी को यह जानकारी मिलती है कि उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा आरके सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद भी रहे हैं आरा से और वहां के मंत्री भी रहे केंद्र में, उनका भी यही मानना है कि यह सरासर गलत हुआ। उन्होंने तो अपने साथ उनकी तस्वीर साझा की है। यह पूरी कहानी और इस कहानी के साथ साथ उन पुलिस अधिकारियों का जो सस्पेंशन हुआ है उसको लेकर के अब कंट्राडिक्शन हो रहा है। खैर ये एक अलग माहौल है। यहां भारतीय जनता पार्टी 2 खेमे में बटी हुई है। एक खेमा इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है तो दूसरा खेमा कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यहां से शुरू होती है कि एक तरफ जहां हमने ज्योतिषीय आंकड़ों की बात बताई, हर तरफ से हम इस बात को अगर जांच परख के देखें तो सीधे तौर पे लगता है कि गैर भाजपाई दलों में जो हड़कंप मचा है और लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके सांसद, उनके विधायकों को अपने पक्ष में दबाव बना करके ले लेगी। हालांकि युद्ध में ये सारी चीजें जायज हैं। आप शीर्ष पर पहुंचने के लिए, जीतने के लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाते हैं जो कि नियमों के अनुरूप हो। अभी हुआ जो पश्चिम बंगाल में, उसमें कहीं कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। वो सारे विधायक ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को समर्थन देते हैं, नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं। संख्या बल भी उनकी उसी संवैधानिक आंकड़ों के हिसाब से है। वही स्थिति कहा यह जा रहा है, ये दावा कई लोगों ने किया है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में जब ऑपरेशन शुरू होगा तो बिहार में नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार भी, जब यह खबर आप देख रहे हैं उसके 24 घंटे के बाद नीतीश कुमार अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाए हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान लेते हैं या वो किसी और को देते हैं। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें सीधे तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात की जा रही है केंद्र में। उस मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार का डिमांड था कुछ कि उनको एक और मंत्री दिया जाए। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुगबुगाहट जो तेज चल रही थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कुछ बनाया जाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि जब मजबूत नीतीश कुमार थे, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार थे, तो बहुत मजबूत थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया, उनकी स्थिति इति श्री रेवा खंडे वाली हो गई है। अब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है और न ही सरकार में उनकी कोई भी चल रही है। हालांकि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के माध्यम से वो सरकार में हैं, यहां तक कि अपने पुत्र को भी और अपने विधायकों को भी उन्होंने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया है। लेकिन उसमें से अधिकांश, जैसे आप देख लीजिए श्री भगवान कुशवाहा की, तो श्री भगवान कुशवाहा सीधे सीधे वो रिपोर्ट नीतीश कुमार को नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं कर रहे हैं, बल्कि सम्राट चौधरी को कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, सम्राट चौधरी उनकी जाति से आते हैं। अब ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हो गई है, इसको दो नजरिए से देखा जा रहा है। एक तरफ डरा हुआ, हड़कंप मचा हुआ विपक्ष, जो कि अब एन केन प्रकारे ना भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेने का वो युक्ति सुझा रहा है, रास्ता निकाल रहा है। और उसमें नीतीश कुमार, यदि उनके पावर को कम किया जाता है, बड़े भाई की भूमिका उनसे छीन ली जाती है, केंद्र में भी उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, सरकार में उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। जबकि सम्राट चौधरी बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं नीतीश कुमार के फोटो को लेकर के, नीतीश कुमार का फोटो नहीं होना। हालांकि संवैधानिक रूप से तो नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार ने ही संवैधानिक रूप से ये बना दिया था कि पीएम और सीएम का ही फोटो होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। तो खैर इस बात पर हम नहीं आते हैं। लेकिन
जो परिस्थितियां बनी हैं, जिसमें टीएमसी, शिवसेना, राजद के बाद अखिलेश, और अखिलेश के बाद कौन बचेगा? जो बचेगा उसकी भी वही गति होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब तक आप राजनीति में खास करके शीर्ष पर रहते हैं तो आपके सितारे बुलंद, आपके बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बाहर होते हैं ना, आपके रिश्तेदार आपसे नाता तोड़ लेते हैं। नीतीश कुमार के पास भी अब स्थिति लगभग यही होने वाली है। हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें, कोई चौंकाने वाला फैसला ले लें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं ना कि पानी में जब नाक तक पानी आ जाता है तो आदमी उजबुझा जाता है, तो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। उजबुझाहट की स्थिति है सारे गैर भाजपाई दलों में। इस उजबुझाहट से कैसे निकलेंगे, कौन निकालेगा, उसकी युक्ति सुझाई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत हो गई है, सारा उसके कंट्रोल में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास बहुत सारा विकल्प बचता नहीं है। लेकिन राजनीति है, सियासत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। परिस्थितियां निश्चित रूप से इस तरफ इशारा कर रही हैं कि यह लड़ाई अब सीधी सीधी हो गई है, यानी संगठित विपक्ष यदि होता है तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में परिसीमन से लेकर के 2/3 बहुमत, जिसमें हमने बताया भी था आपको कि 360 से ऊपर सीटें, लोगों का समर्थन, सीट की बात छोड़ दिए, समर्थन की बात मैं कर रहा हूं, अपने एजेंडे और बिल को पास कराने के लिए, संविधान संशोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को चाहिए, और इसके लिए वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। यानी मानसून सत्र काफी गहमा गहमी वाला होगा और इसमें बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। नीतीश कुमार भी पहली बार सदन का हिस्सा बनेंगे। पहली बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि 20 सालों के बाद राज्यसभा में वो भी नजर आएंगे, जहां बिल को लाया जाएगा और नीतीश कुमार के बगल से गुजरेगा। क्या होता है, हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन ने पूरे राजनीतिक महकमे में खलबली मचा के रखी है। अगर ऐसा होता है और अगर ज्योतिष की बात मान भी ली जाए, जैसा कि उनका दावा है कि उन्होंने कई बार ये बात कही थी, उन्होंने यहां तक कहा था कि फलाने बनेंगे, इस समय से इस समय तक ये रहेंगे। अब उन्हीं का दावा है कि पीएम और सीएम दोनों अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे कारण जो भी हो, अर्लियर इलेक्शन हो या और भी कोई परिस्थितियां हो। लेकिन न तो 2030 तक सम्राट चौधरी रहेंगे और न 2029 तक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रहेंगे, अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई है, आप क्या सोचते हैं, और विपक्ष क्या टक्कर देने की स्थिति में है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, आपकी राय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।